नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। एक्शन का समय आ गया है। 16 जून यानी रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक आहूत कर ली है और इस बैठक में तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, इसके अलावा आईबी और रॉ के जो मुखिया हैं वो, एनएस से अजित डोवल और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, इसके अलावा अर्धसैनिक बलों के भी जितने प्रमुख हैं, डीजी या जो भी उनके सर्वोच्च अधिकारी हैं, वो भी इस मीटिंग में बुलाए गए हैं। और ये मीटिंग क्यों की जा रही है? 9 जून को, 10 जून को और 11 जून को लगातार 3 दिन जम्मू संभाग के ही रियासी में, कठुआ में और डोडा में 4 आतंकवादी वारदातें हुई थी और इनमें सबसे अधिक भीषण जो वारदात थी वो रियासी में थी, जहां तीर्थयात्रियों की बस को निशाना बनाया गया था, जिसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी। 10 मौके पर ही मारे गए थे और असंतुलित होकर के ये बस नीचे गहरे खड्ड में जा गिरी थी। इस वजह से भी बहुत सारे यात्री घायल हुए, अस्पतालों में भर्ती कराए गए। फिर कठुआ के एक गांव में रात्रि के समय, और जो जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सीमा पार से, इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ करके आए थे, वहां पर वारदात हुई, जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान भी वीरगति को प्राप्त हो गया और दोनों आतंकवादी भी मार गिराए गए। डोडा में जो चेक पोस्ट था और जो राष्ट्रीय राइफल का, सेना का अस्थायी कैंप था, उसको निशाना बनाने की कोशिश की गई, वहां भी मुठभेड़ हुई। कहने का आशय ये है कि इन 3 वारदातों ने, जहां सीमा पार बैठे हुए इनके हैंडलर्स ने, इनके आकाओं ने अपने इरादे जाहिर किए, और जो पहली वारदात हुई थी वो ठीक उस समय हुई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में शपथ ग्रहण कर रहे थे, तीसरी बार देश की कमान संभाल रहे थे। इसका एक संकेत था जो उससे ठीक 1 डेढ़ घंटे पहले रियासी में तीर्थयात्रियों की बस को अटैक किया गया था। उसको लेकर के जिस तरह की तीखी प्रतिक्रियाएं देश भर से आनी चाहिए थी वो आई, और ऐसे बहुत सारे राष्ट्रवादियों ने भी सवाल खड़े किए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी भीषण वारदात के बाद भी चुप क्यों है। एक अजित भारती का ही आप ट्वीट देख लीजिए, और ये 13 जून का है उनका। उन्होंने लिखा है कि कुवैत में लगी आग पर 2 बार ट्वीट कर चुके नरेंद्र मोदी के हैंडल से या पीएमओ इंडिया के हैंडल से रियासी की आतंकी घटना पर चुप्पी बताती है कि शबाना आजमी की टांग का दर्द 10 हिंदुओं की नृशंस हत्या पर भारी पड़ जाता है। 4 राज्यों में शपथ ग्रहण के ट्वीट, गठबंधन के नेताओं के साथ फोटो के बीच हिंदुओं की हत्या फुटनोट भी नहीं बन पा रही। क्या सच में आपको अयोध्या और बनारस कचोट नहीं रहा? क्या आप अभी भी उसी मोड़ में हैं कि हिंदू आपको वोट नहीं देगा तो किसे देगा? विवेकानंद के रॉक में साधना में लीन प्रधानमंत्री के हैंडल से उनका दल ट्वीट कर सकता है, पर रियासी में जम्मू कश्मीर से उतरकर जम्मू में 100 घंटे में हुई 4 आतंकी वारदातों पर आप कोई संदेश नहीं देंगे। तो ये एक तीखा रिएक्शन। लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं कि उड़ी में जो घटना हुई थी
और जिसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। उसके बारे में एक जनसभा में तो ज़रूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत संदेश दिए थे, लेकिन जो पुलवामा में अटैक हुआ था जिसमें हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी की ठीक ऐसे ही चुप्पी बनी रही थी और वो कार्यक्रमों में जा भी रहे थे, खामोश थे। लेकिन जो हुआ वो अब इतिहास है और उसके बाद के जो पाकिस्तान की तरफ के रिएक्शन थे बालाकोट की एयर स्ट्राइक के बाद, वो उनकी बौखलाहट को प्रदर्शित कर रहे थे। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब-जब पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की गुस्ताखियाँ कराई जाती हैं, जैसी उड़ी में कराई गई थी, पुलवामा में कराई गई थी, पठानकोट में कराई गई थी या अब रियासी में कराई गई है, तीर्थयात्रियों की बस पर अटैक। इसके बाद भारत ने जवाब दिए हैं और निश्चित रूप से ये एक ऐसा भारत है, अब ऐसी एक सरकार है जो कहती कम है और करती ज़्यादा है। वैसे चुनाव के समय अगर आपको याद हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो उतने मुखर तरीके से नहीं, बस 1-2 बार ज़िक्र किया, पर गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभाओं में भी, इंटरव्यूज़ में भी खुल कर के इस बात को कहा था कि अगर सीमा पार से कोई भी हरकत होती है, तो अब ये बदला हुआ भारत घुस कर के मारता है और मुँह तोड़ जवाब देना जानता है। अतीत की घटनाओं का उन्होंने उल्लेख भी किया था। ऐसे में अमित शाह द्वारा जो रविवार को बैठक बुलाई गई है, तीनों सेना प्रमुखों की, एनएस से अजित डोवल की, अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों की, आईबी की, रॉ की, इस बैठक को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। ऑप्शन क्या है भारत के सामने? क्योंकि इधर कुछ और घटनाएं सीमा पार यानी पीओजेके में भी हुई हैं। बहुत सारी आवाजें वहां से उठी हैं। वहां पर महंगाई को लेकर के, टैक्सेस को लेकर के, बढ़े हुए कई गुना बिलों को लेकर के, उनके साथ जो दोयम नागरिक होने का के जैसा व्यवहार किया जाता है, जिस तरीके से वहाँ की सरकार उनको बेसिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रही है, वहाँ आटे की किल्लत है, वहाँ बिजली की किल्लत है, वहाँ पीने के पानी की दिक्कतें हैं और ईंधन यानी पेट्रोल, डीजल ये सब चीज़ें आसमान छू रही हैं, उसको लेकर के लोग सड़कों पर आए और उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये सरहदें खोल दीजिए, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब से 370 35 ए हटी है और जम्मू कश्मीर के नागरिकों के साथ भी जो एक भेदभाव चला आ रहा था बरसों से, बल्कि आज़ादी के बाद से ही, वो भेदभाव खत्म किया गया है। जम्मू कश्मीर को भी भारत के दूसरे राज्यों की तरह ही अब ट्रीट भी किया जा रहा है, सुविधाएं भी दी जा रही हैं और ऐसे बहुत सारे वहाँ के नागरिक थे जिनको मताधिकार से भी वंचित रखा गया था, उनके दूसरे हकों से भी महरूम करके रखा गया था, वो सारे उनको दिए गए हैं। और भारत के हिस्से में जो जम्मू कश्मीर है, उसमें जितनी तेज गति से विकास के काम हुए हैं, जिस तरीके से यहाँ शांति स्थापित हुई है, कुछ घटनाओं को अगर हम छोड़ दें, तो उसका असर हमें उस तरफ भी देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि वहाँ लोग जो अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, वो अब भारत का झंडा भी हाथों में उठा रहे हैं। और आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा में उत्तर प्रदेश में कहा था कि अगर हमें
फिर से जनादेश मिला, यानी तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो अगले 6 महीने में पीओजे के भारत का हिस्सा होगा। ये योगी आदित्यनाथ के शब्द थे। राजनाथ सिंह हों या अमित शाह हों, और खुद प्रधानमंत्री भी एक आध बार इशारा कर चुके हैं कि पीओजे के भारत का अभिन्न हिस्सा है, पूरा जो पाकिस्तान के कब्जे में है वो भी। और यहाँ विधानसभा में 24 सीटें वहाँ के लिए भी रिजर्व रखी गई हैं, आरक्षित रखी गई हैं, खाली रखी गई हैं। गिलगिट हो, बाल्टिस्तान हो, हर जगह वहाँ पर एक असंतोष देखने को मिल रहा है। लोगों में एक अकुलाहट है, परेशानी है, बेबसी और बेचैनी भी है, और वो उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब भारत उनके मामलों में हस्तक्षेप कराए और उन पर जो तरह तरह के अत्याचार हो रहे हैं उनसे मुक्ति दिलाए। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के दिन ही रियासी में तीर्थ यात्रियों की बस को निशाना बनाया गया, उसका संदेश संकेत तो साफ था, उधर से उकसाने की कोशिश थी। और हिंदू तीर्थ यात्रियों पर अटैक हुआ, इसका मतलब ये है उनकी मंशा देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा कराने और हिंदू मुस्लिमों को आपस में भिड़ाने की भी थी। और ये इस तरह की पहली वारदात नहीं है। अयोध्या में भी राम जन्मभूमि पर आतंकवादी हमला करने का प्रयास किया गया था, जिसमें 5 आतंकवादी मारे गए थे। वहां की कचहरी को भी निशाना बनाया गया था। रघुनाथ मंदिर हो, अक्षरधाम मंदिर हो, अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों में धर्म स्थलों को निशाना बनाया गया है। और इसके पीछे इंटेंशन बड़ी साफ है, जो वहां पर बैठे हुए लोग हैं। तो ऐसे में अगर इस बैठक में जो कल होने जा रही है रविवार को, कोई बड़ा फैसला भी कर लिया जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। और जो हमारे यहाँ के विपक्ष का रवैया रहा है आतंकवादी वारदातों के समय, जब आतंकवादी वारदातें होती हैं तो राजनीति करो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाने साधो, सुरक्षा बलों को कमजोर बताने की कोशिश करो, उनका मनोबल तोड़ो, और जब कार्रवाइयां हो जाती हैं, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, उसके बाद सबूत मांगो कि साहब पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि बालाकोट में किसी का बाल बांका नहीं हुआ, वहां तो बस एक पेड़ पर जो है बमबारी हुई, वो पेड़ गिरा और कुछ कौवे मरे हैं। इस तरह की बातें करो, और ये सिलसिला इनका लगातार जारी है। एक 2011 का वीडियो है राहुल गांधी का, और ये जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, ये तब का है। एक आतंकवादी वारदात के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा था, मैं आपको सुनवा देता हूं, और मैं उसे डिटेल रूप में दिखाना नहीं चाहता। अभी इनकी प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने कहा है कि 2014 से लेकर के 2024 तक भारत के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारी आतंकवादी वारदातें हुई हैं, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, और प्रधानमंत्री कहते हैं कि साहब आतंकवाद को काबू में कर लिया गया है। इनके जो दोहरे मानदंड हैं, ये जरा राहुल गांधी का ऑडियो सुनिए कि ये क्या कह रहे हैं। 2011 में जब इनकी सरकार थी, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तब इनका सुर क्या था। ये कह रहे थे कि हर आतंकवादी वारदात को रोक पाना संभव नहीं है। तो अब राजनीति क्यों हो रही है? और अगर कोई बड़ा एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ होता है, जम्मू कश्मीर में होता है, तब इनकी बिलबिलाहट देखिएगा, और तब ये मोदी सरकार से सबूत मांगना भी शुरू करेंगे। It is very difficult to stop every single terrorist attack. The ideas that we have to fight terrorism at the local level, we have improved in leaps and bounds. But terrorism is something
that is impossible to stop all the time. हर समय आतंकवाद को रोकना संभव नहीं। अगर ये है तो फिर आपके ट्विटर हैंडल पर लिस्ट क्यों दी जा रही है कि 2014 से 2024 तक कहां-कहां वारदातें हुई हैं, कितने जवान मारे गए, कितने नागरिक मारे गए और कब-कब क्या-क्या हुआ। ये सवाल तो खड़े होते रहे हैं कि हमारे यहाँ का जो विपक्ष है, वो गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाता है। ख़ास तौर से चीन की तरफ से जब गुस्ताखी होती है या पाकिस्तान की तरफ से जब इस तरह की हरकतें होती हैं, तब देश के और सरकार के और सुरक्षा बलों के साथ खड़े होने के बजाय उनका हौसला तोड़ने और उनकी काबिलियत पर, उनके कौशल पर सवाल खड़े करने का काम करता है। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो चुप्पी है, ये बेवजह नहीं है। जो कुछ कहा गया था चुनाव प्रचार के दौरान और उससे पहले भी और पार्लियामेंट के भीतर भी, मुझे लगता है कि अब उसकी प्लानिंग बन रही है। कुछ बड़ा भी हो सकता है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।